जो CSS ऐसे है, वो सिर्फ अंग्रेजी ज़बान का एक टेस्ट नहीं है, इसमें एक और चीज़ भी देखी जाती है कि आप इस दुनिया को कितने बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। इस दुनिया और इसके अफेयर्स के बारे में आपके जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, वो कितने ज़्यादा मॉडिफाइड हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके अंदर इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी कितनी ज़्यादा है। आज की जो दुनिया है, वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। हम देखते हैं कि आज डेमोक्रेसीज़ अंडर थ्रेट है, अंडर स्ट्रेस है। आज हम देखते हैं प्रोटेक्शनिज्म के अंडर ट्रेड वॉर चल रही है। इसके अलावा नैरेटिव्स तब्दील कर रहे हैं, फैक्ट्स को रिमूव किया जा रहा है, नैरेटिव को वहां पे प्लेस किया जा रहा है, और साथ साथ दुनिया के अंदर एक पावर शिफ्ट देखने को मिलता है। CSS 2026 में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या जानते हैं, जबकि आपसे ये पूछा जाएगा कि इस दुनिया के बारे में जो आपकी अवेयरनेस का लेवल है, वो कितना डीप है और कितना ज्यादा मैच्योर है। इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए मैंने 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर CSS 2026 उनको आइडेंटिफाई किया है, और वन बाय वन मैं इस वीडियो में मैं उन टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर अपकमिंग CSS 2026 एस्से पेपर, जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है और जो सबसे बाय द वे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टेररिज्म एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। वैसे तो टेररिज्म और सिक्योरिटी चैलेंजेस को आप दो तरीकों से एनालाइज कर सकते हैं, इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट एंड इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट एज वेल। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आपको इसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में करने की जरूरत है, क्योंकि ईयर 2025 में पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुआ है इस टेररिज्म की वजह से, और हाई चांसेस हैं कि अपकमिंग एग्जाम में इसके ऊपर करंट अफेयर्स और एस्से बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अब हमें इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसमें आइडेंटिफाई करें उन थीम्स को, उन डोमेन्स को जिनको आप लोगों को हो सकता है एड्रेस करना पड़ जाए, या जिन चीजों को हाईलाइट करना पड़ेगा आपको पेपर के अंदर। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि टेररिज्म जो पाकिस्तान को आज हिट कर रहा है, हर्ट कर रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। तो उस सिनारियो में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस, रोल ऑफ तालिबान, पाकिस्तान तालिबान टॉक्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप इसके ऊपर इनफ डाटा आपके पास हो और आप ऐसे लिख सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज जो टेररिज्म है और यूज ऑफ फोर्स है, उसकी नेचर भी चेंज हो रही है। आज हम देखते हैं कि कुछ टेररिस्ट अटैक्स के साथ साथ साइबर अटैक्स भी हो रहे हैं, वो भी उसी कैपेसिटी में डिस्कस किए जाते हैं आज। और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी एक्सपैंड हो रही है फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो ये एक इंपॉर्टेंट डोमेन है। उसके अलावा अगर हम इस इशू के सोल्यूशन को कुछ एड्रेस करने की कोशिश करें, तो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो टॉक्स हुए हैं, जैसा कि रियाद टॉक्स थे, जैसा कि इस्तांबुल टॉक्स थे, और उससे पहले भी टॉक्स हुए हैं कुछ, इन टॉक्स को भी एज अ सोल्यूशन जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज हैं, जैसा कि ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी है, तो उसको भी एज अ सोल्यूशन ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और भी रोल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वो है रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जैसा कि SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ECO है, और उसके अलावा सार्क है, और इवन UN को भी आप यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे जो SCO है उसका रोल फंडामेंटल हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान को जो सराउंड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग सारे के सारे कंट्रीज जो अफगानिस्तान को सराउंड करते हैं वो SCO के मेंबर्स हैं। तो दैट इज वाई SCO इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान। और SCO का एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर भी है जिसका नाम है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स। तो उसका भी रोल यहाँ पे फंडामेंटल हो सकता है, उसका रोल इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, पैरामाउंट हो सकता है टू रिजॉल्व दिस इशू, लाइक जो पाकिस्तान इससे अफेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप टेररिज्म के इशू को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और फिर पाकिस्तान की जो प्रॉपर पॉलिसीज है आप उनको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये वाली एक पर्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन है जिसके ऊपर आप CSS 2026 में एस्से में आप टॉपिक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई किया गया है, दैट इज ग्लोबल पावर शिफ्ट फ्रॉम यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो एक वाइब्रेंट केस है वो है पावर शिफ्ट का। चाइना इमर्ज कर रहा है, USA की जो पावर है वो डिक्लाइन कर रही है। तो इसके अंदर इनफैक्ट यही चीजें डिस्कस करने वाली हैं कि USA किन ग्राउंड्स पे डिक्लाइन कर रहा है, और किस तरह से USA इज बिकमिंग इररेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल अफेयर्स, और चाइना इज बिकमिंग डे बाय डे मोर रेलेवेंट विद द इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक हो गया। तो इस सिनारियो में आप लोगों ने इस जो मल्टीपोलैरिटी है उसके एलिमेंट को डिस्कस
करना है कि चाइना इवॉल्व कर रहा है, चाइना की BRI की पॉलिसी है, उसके अलावा जो है चाइना की ट्रेड पॉलिसीज हैं जिसकी बेसिस पे चाइना का एक मैसिव ट्रेड सरप्लस भी है, और यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है, यूएसए नीचे जा रहा है, चाइना जो है वो इमर्ज कर रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं एक कंट्री जिसका नाम है रशिया, रशिया भी एक असर्टिव बिहेवियर अपना शो कर रहा है आज, कि वो यूक्रेन के साथ वो वॉर में इंडल्ज है और वो उस वॉर की सेटलमेंट में किसी कंट्री की बात मानने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डोमेन है कि आज दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रही है, और इस चीज की सर्टेनिटी हमें एक और जगह से भी मिलती है, वो है लास्ट ईयर में होने वाला एससीओ समिट जो कि तियानजिन चाइना में हुआ था। एससीओ समिट 2025 तियानजिन में जब ये समिट हुआ तो उस दौरान भी चाइना और रशिया ने कहा था कि उस समिट के दौरान उन्होंने कहा कि यूएसए को चाहिए कि वो आज यूनिपोलैरिटी को छोड़ के मल्टीपोलैरिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे या एक्सेप्ट कर ले। इवन ये एक मैसेज था कि आज दुनिया जो है वो मल्टीपोल बन चुकी है, मल्टीपोलर बन चुकी है, और इस सिनारियो में अब आप लोगों को भी अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों के ऐसे है, उसको अकॉर्डिंगली डील करना होगा कि यूएसए इज नो लॉन्गर द सोल हेजमोन इन मेनी केसेस। चाइना भी अब एक न्यू जो है वो कॉप इन अ टाउन के तौर पे जो है वो इमर्ज कर चुका है। अब इस दौरान जो आखिरी बात इस टॉपिक पे बनती है वो ये है कि इस दौरान पाकिस्तान का क्या रोल होगा, पाकिस्तान किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि हमारे रिलेशंस तो चाइना के साथ भी हैं और यूएसए के साथ भी हैं। तो इस दौरान पाकिस्तान को किस तरह से न्यूट्रल ग्राउंड्स पे बिहेव करना होगा इन ऑर्डर टू मैनेज अ सिचुएशन लाइक दिस। इसमें जो थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ मीडिया और नैरेटिव वॉरफेयर और पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स। आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो फेक न्यूज है उसका एक अच्छा खासा असर और रसूख है, खासतौर पे अगर हम वेस्टर्न मीडिया का रोल देखें, जब उन्होंने कवर किया एक पर्टिकुलर वॉर को जिसको हम कहते हैं इसराइल हमास वॉर, और उन्होंने हमास को एज अ विलन शो किया और इसराइल को एज अ विक्टिम शो किया। इसी तरह से आप लोग देखिए कि मीडिया का कितना ज्यादा रोल है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज को फैलाने में। और इसी तरह से आप लोग देखिए कि इंडियन मीडिया भी किस तरह से वॉर को और उससे रिलेटेड जो इंप्रेशन है उसको पोर्ट्रे करता रहा है जब पाकिस्तान और इंडिया की मई 2025 की कन्फ्रंट्रेशन हुई थी। तो इस दौरान जो भी कंट्री आज नैरेटिव बिल्डिंग में स्ट्रांग है वो अपना एक इंप्रेशन क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जबकि कंट्री लाइक पाकिस्तान जिनका ऑलरेडी नैरेटिव कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, नैरेटिव चैलेंज है, तो उस बेसिस पे पाकिस्तान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा आज जो इमर्जिंग डोमेन है, क्योंकि इसको हमने नंबर 3 पे रखा है, तो उस बेसिस पे इसमें एक और इमर्जिंग डोमेन है, वो है एल्गोरिदम और सोशल मीडिया पोलराइजेशन। आज हम देखते हैं कि इवन सोशल मीडिया को या इवन जो एल्गोरिदम्स हैं उनको भी अब्यूज किया जा रहा है, उनको भी चेंज किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर इंप्रेशन को जो है वो क्रिएट करने में, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर पब्लिक तक पहुंचाने के लिए और वहां पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में। तो इस तरीके से आप लोग देखिए कि रोल ऑफ मीडिया जो है वो आज भी इंस्ट्रूमेंटल है अवाम को चेंज करने में, उनके थॉट्स को चेंज करने में और पर्टिकुलर फेक या फिर ट्रू इंप्रेशन क्रिएट करने में। फॉर एसए 2026 जो फोर्थ हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मिडिल ईस्ट फ्लक्स और क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में आप लोग देखिए कि देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रबल्स गोइंग ऑन, और जो कन्वेंशनली एक वहां पे राइवलरी चलती रही है दैट इज बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। उसके अलावा फिर 7 अक्टूबर 2023 से हम देखते हैं कि एक्टिव वॉरफेयर वहां पे चल रही है। इसराइल जो है वो वहां पे हमास और गाजा स्ट्रिप में वॉरफेयर में इंडल्ज है। उसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी कंट्रीज भी वहां पे जिस तरह की सिचुएशन है वो दैट इज नॉट रियली प्रॉमिसिंग, बाकी कंट्रीज भी सफर कर रहे हैं और ओवरऑल जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो आज उसकी फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है। Until recently हम देखते हैं कि एक नई डोमेन भी इमर्ज हुई है जिसका नाम है, एक नई राइवलरी इमर्ज हुई है जिसका नाम है KSA UAE राइवलरी। KSA और UAE की राइवलरी सूडान क्राइसिस में भी है और यमन क्राइसिस के लिहाज से भी, और उसके अलावा दुबई में काफी सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं कंपनीज के उनको भी शिफ्ट किया जा रहा है टुवर्ड रियाद। तो इस बेसिस पे, और इनके बीच में ऑयल पॉलिटिक्स भी है, तो इस बेसिस पे इन दो कंट्रीज के बीच में आज हमें एक इमर्जिंग राइवलरी जो है वो दिखाई देती है। तो इस बेसिस पे भी ये टॉपिक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी।
तो सबसे पहली चीज तो हम लोग ये देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका रोल है लगभग एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। तो इस सिनेरियो में आपको प्रोस एंड कॉन्स करने की जरूरत है। प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह, ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे आमतौर पे कहा जाता है कि देयर इज अ डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, कि इंसान के अंदर एक एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी है जो कि आज ग्रेजुअली स्लो डाउन हो रहा है और कम हो रहा है और क्रिएटिविटी हमारे अंदर खत्म हो रही है। तो इस एंगल पे भी आपको करने की जरूरत है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका एक और भी रोल है, वो है जी सर्वेलेंस पर्पस के लिए, मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, कि काफी सारे कंट्रीज जो टेक्नोलॉजी में और एआई में आपसे ज्यादा बेटर पोजीशन पे हैं, तो वो कंट्रीज आज इन्वॉल्व हैं दूसरे कंट्रीज की सर्वेलेंस में और उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और जो इमर्जिंग डोमेन है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो है इनोवेशन वर्सेस रेगुलेशन। क्या जितनी इनोवेशन हो रही है उन सारी चीजों की रेगुलेशन भी हो रही है साथ साथ के नहीं? इनोवेशन बहुत ज्यादा है, हर चीज की यूटिलिटी है, जबकि उसकी रेगुलेशन या उससे रिलेटेड जो लॉ पासिंग है, जो उससे रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग है, वो कम से कम है। इस हवाले से मुझे केस याद आ रहा है, वो है XAI का। एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कंपनी दैट इज ओन्ड बाय इलॉन मस्क, और उसी का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ग्रॉक। शायद आप में से कुछ लोग यूज करते होंगे। ग्रॉक क्या करता है? बेसिकली ग्रॉक को आप कमांड दें कि वो कुछ भी कंट्रोवर्शियल चीजें आप उससे करवा सकते हो, जैसा कि आप नेकेड पिक्चर्स अगर बनवाना चाहें तो वो भी आपको बनवा देगा। तो इसी तरह से आज हम देखते हैं कि एक केस हाईलाइट हुआ है रिसेंटली, जिसमें एक खातून जो है वो क्लेम करती है कि उनकी पिक्चर्स एआई की हेल्प से, ग्रॉक की हेल्प से बनाई गई हैं और उनकी कंसेंट के बगैर बनाई गई हैं। तो इस सिनेरियो में आप लोग देखिए कि रेगुलेशन नहीं है और इनोवेशन आ रही है, और इनोवेशन जो है आज वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। जो सिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ लिबरल ऑर्डर। एक टाइम हुआ करता था जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्लेम करती थी कि वो पूरी दुनिया को एज अ ग्लोबल विलेज ट्रीट करती हैं और वो सबकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन आज नेशनलिज्म की इमरजेंस से हम देखते हैं कि कंट्रीज इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि वो अपना फायदा करने के लिए वो किसी और का किसी भी हद तक नुकसान कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आज ट्रेड वॉर की पॉलिसी, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी, और उसके अलावा अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉलिसीज, जिसकी बेसिस पे कंट्रीज फॉर देयर बेनिफिट आर हर्टिंग द अदर कंट्रीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस और इवन अदर पीपल। तो इस सिनेरियो में आप लोग देखिए कि नेशनलिज्म की जो वेव है आज वो दुनिया में बहुत ज्यादा डीप रूटेड है, इंट्रेंच्ड है, और जो लिबरल वैल्यूज हैं वो आहिस्ता कम होती चली जा रही है। और इसके साथ साथ जो ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज थी इन चीजों को जो रिप्रेजेंट करती थी, वो भी आहिस्ता जो है वो कम हो रही है, और ओवरऑल जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो ही वीक हो रहा है। सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेमोक्रेसी अंडर स्ट्रेस। आज जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज में डेमोक्रेसीज जो एज अ पॉलिटिकल सिस्टम है वो आज अंडर स्ट्रेस है, अंडर थ्रेट है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर राइज इन अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो देखने को मिलता है, एक असर्टिवनेस, एक असर्टिव बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ जो जो चीजें डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती हैं वो भी साथ साथ वीक होती चली जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शंस ऑल अक्रॉस अ प्लेनेट। जो इलेक्शंस है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, उनसे रिलेटेड कंसर्न्स जो है वो शो किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की एग्जांपल आप देखें, 2024 में जो इलेक्शंस हुए उनके ऊपर भी कंसर्न्स मौजूद हैं। इंडिया में जो लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए, लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए, उसमें भी कंसर्न्स जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा आप लोग देखिए कि बाकी कंट्रीज भी वो भी कंसर्न्ड है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उनके कंसर्न्स है कि ये इलेक्शंस हमेशा जो पावरफुल एंटिटीज हैं वो रिग करती हैं अपने फायदे में। तो इस तरीके से आप लोग देखिए कि आम आवाम की डेमोक्रेसी बेसिकली क्या चीज है? एम्पावरमेंट ऑफ आम आवाम और एम्पावरमेंट ऑफ द मैसेस। जो पावरफुल एलीट्स हैं आज वो पावर को कैप्चर कर रही हैं थ्रू रिगिंग द इलेक्शंस। तो इस सिनेरियो में एक और भी चीज हम देखते हैं, दैट इज सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। डिफरेंट सोशल मीडिया और ओवरऑल मीडिया वो इन्फ्लुएंस्ड है इस पावरफुल एलीट से, और जो भी उनको पीछे से फीड दी जाती है वो वही अवाम को पट्टियां पढ़ाते हैं, और उसी तरीके से फिर उसका रिजल्ट भी वैसा ही होता है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए ऑल अक्रॉस अ प्लेनेट जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं वो अंडर थ्रेट है। जो एट्थ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
दैट इज फेलियर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। फेलियर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस में एक हमारे पास बॉडी है जो कि ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जो कि ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। तो आज यूनाइटेड नेशंस हमें पैरालाइज्ड दिखाई देती है जब भी इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन की बात आती है, जहां पे भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को जो है वो उनको एड्रेस करने की बात आती है, तो यूनाइटेड नेशंस हमें वहां पे वीक और डिसफंक्शनल दिखाई देती है। आप लोग देखिए कि कितने ज्यादा इस वक्त आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो मौजूद है। सूडान क्राइसिस है, उसके अलावा वेनेजुएला क्राइसिस है, हमास इसराइल वॉर है। तो उस सिनारियो में यूनाइटेड नेशंस को एक पर्टिकुलर रोल जो प्ले करना चाहिए था, वो रोल एब्सेंट है आज। यूनाइटेड नेशंस के वीक होने के साथ साथ हम देखते हैं कि इसका जो एक मोस्ट रेलेवेंट विंग है जिसके नाम है सिक्योरिटी काउंसिल, वो भी वीक हो रहा है, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ भी वीक हो रहा है। बल्कि इंटरनेशनल लॉ की जो इंप्लीमेंटेशन है वो बड़ी सिलेक्टिव है, जहां पे भी जो पावरफुल इलीट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करना है, तो उस बेसिस पे अप्लाई हो जाता है, अदरवाइज किसी और कंट्री पे नहीं होता। तो इस सिनारियो में वेस्ट ने डिसाइड किया कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके थ्रू जो ईरान है उसको सैंक्शन करना चाहिए, जबकि इसराइल जो है वो उससे भी ज्यादा बड़ा वायलेटर है चीजों का, उसको वहां पे सैंक्शन करने की बात नहीं की जाती। तो इस सिनारियो में आप लोग देखिए कि फेलियर ऑफ जो ग्लोबल गवर्नेंस है दैट इज देयर, तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट डोमेन फॉर CSS 2026 एस्से पेपर। जो नाइन्थ मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक है दैट इज क्लाइमेट क्राइसिस एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। आज क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स दे आर ऑन द राइज। पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो लास्ट ईयर 2025 में पाकिस्तान में इवन $30 बिलियन के लॉसेस हो गए थे ड्यू टू टोरेंशियल रेनफॉल इंड्यूस्ड फ्लड्स, इनकी वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि दुनिया भर में इस चीज के नुकसान जो है वो होते चले जा रहे हैं, और जो वर्ल्ड है या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल नॉर्थ है, वो इसको सीरियस नहीं लेते। वो तो बल्कि कहते हैं कि दैट इज अ होक्स, दैट इज नॉट इवन अ रियलिटी। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट क्राइसिस है, दैट इज एक्टिंग एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। इसके साथ साथ क्लाइमेट जो जस्टिस है उसका आइडिया जो कि एक सोल्यूशन के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है, उसकी भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। क्लाइमेट रिफ्यूजीज आज जो है वो दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, आमतौर पे वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, बैटल्स, इस तरह की चीजें एज अ पुश फैक्टर जो है वो रोल प्ले करती थी, आवाम को पुश करती थी टू लीव दैट प्लेस। लेकिन आज हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज भी एक इसी तरह का रोल प्ले कर रही है एज अ पुश फैक्टर, और क्लाइमेट रिफ्यूजीज जो है उसका रिजल्ट है कि दुनिया में काफी सारे लोग अपने एरियाज को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वहां की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो उसमें रहना जो है दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि वर्ल्ड जो है वो इनएक्टिव है ही, और साथ साथ जो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके भी प्रोमिसेस मौजूद हैं, और सिर्फ प्रोमिसेस हैं, उसकी भी इंप्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है। 10th मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक दैट इज वाटर वॉर्स इन साउथ एशिया। वाटर वॉर्स इन साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में मेनली पाकिस्तान और इंडिया ही आते हैं। कुछ केसेस में आप अफगानिस्तान को भी अटैच कर सकते हैं ऑन द इश्यू ऑफ काबुल रिवर, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में पाकिस्तान और इंडिया ही आते हैं। मई 2025 की कन्फ्रंट्रेशन के बाद इंडिया ने बहुत दफा जो है वो थ्रेटन किया कि वो विदड्रॉ कर लेंगे इंडस वाटर ट्रीटी से। तो उस सिनारियो में अगर वो विदड्रॉ करते हैं तो उस बेसिस पे फिर हमारे जो पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं, जैसा कि झेलम है, जैसा कि चनाब है, और उसके ऊपर फिर इंडिया डैम बनाना शुरू कर देगा, और उसकी बेसिस पे जो नेचुरल वाटर फ्लोज हैं वो रुक सकते हैं। इवन रीसेंट केसेस में भी एक इसी तरह का देखा गया है कुछ दिन पहले ही, जिसमें इंडिया ने चनाब रिवर में जो वाटर फ्लो है उसको रोकने की कोशिश की, और पाकिस्तान ने इस चीज को फिर हाईलाइट भी किया है इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो इस बेसिस पे वाटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वाटर इज लाइफ, आमतौर पे ये कहा जाता है वाटर के बगैर ना हमारी सोसाइटी चल सकती है, ना हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर चल सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं चलेगा तो ऑफ कोर्स देयर विल बी फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी विल लीड टू इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सोशल क्राइसिस एंड अल्टीमेटली अ पॉलिटिकल फेलियर एज वेल। तो उस बेसिस पे जो वाटर है दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। तो उस सिनारियो में पाकिस्तान और इंडिया का जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो कंट्रोवर्सी जिस डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज लीडिंग टुवर्ड वाटर वॉर्स इन साउथ एशिया। तो ये भी एक डोमेन है जिसको आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जिसके ऊपर आपके पास अच्छा खासा इनफ डाटा होना चाहिए इन केस इफ अ क्वेश्चन और एन एसे इज गोइंग टू बी आस्क्ड, तो आप उस चीज को अच्छे तरीके से एड्रेस कर सके। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इस्लामिक वर्ल्ड
crisis of leadership. जो इस्लामिक वर्ल्ड है दैट इज रफली बेस्ड ऑन 57 कंट्रीज, अच्छा खासा पोटेंशियल है इनका, अच्छा खासा एरिया है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है और ये सारे रिसोर्सेज हैं इसके पास, यूथ है, जो नौजवान लोग हैं इनके पास। फिर भी आप लोग देखिए कि पीक फ्रेगमेंटेशन है इस पर्टिकुलर इस्लामिक वर्ल्ड में, और उसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कोई ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं। और इसी तरह से वेस्ट जो है और बाकी कंट्रीज जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं इन इस्लामिक वर्ल्ड बेस्ड कंट्रीज की। तो इस सिनेरियो में सजेशन इज देयर कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लीडरशिप जो इन सबको यूनाइट करे और इनके ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करवाए। तो इस तरीके से जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इफेक्टिव वर्ल्ड हो सकती है, और उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी ऑफ कोर्स इस फ्रेगमेंटेशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और जो आज के इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यमन क्राइसिस है, सूडान क्राइसिस है, नॉर्थ अफ्रीका में और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिडल ईस्ट में पूरा का पूरा लगभग मिडल ईस्ट ट्रबल्ड है, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल कर रहा है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी। तो ये सारे इश्यूज तभी रिजॉल्व होंगे जब ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो एक होगी। तो ये भी एक डायरेक्शन है व्हेन इट कम्स टू CSS 2026 essay। और 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज सिविल मिलिट्री रिलेशंस। सिविल मिलिट्री रिलेशंस यूजुअली तो पाकिस्तान के केस में ही डिस्कस किया जाता है, लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहां पे भी सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो है वो भी क्वेश्चनेबल होते हैं, कंसर्निंग होते हैं आमतौर पे। तो पाकिस्तान के केस में सिविल मिलिट्री रिलेशंस यही है कि आप उसमें 26 और 27th अमेंडमेंट को अच्छे तरीके से करके जाएं। रोल ऑफ जुडिशरी क्या होना चाहिए, रोल ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या होना चाहिए, रोल ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी क्या होना, सिविलियन लीडरशिप क्या होना चाहिए, और किसी भी कंट्री में सिविलियन सुप्रीमेसी को इंश्योर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने इस पर्टिकुलर एसे को जो है वो डिस्कस करना है, डील करना है। तो ये थे जो टॉप 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं फॉर CSS 2026 ऐसे। तो इनको यहाँ पे हमने वन बाय वन डिस्क्राइब किया। इन सब टॉपिक्स को पिक एंड चूज इस बेसिस पे किया गया था क्योंकि इन सब टॉपिक से रिलेटेड 2025 में अपडेट्स मौजूद हैं, डेवलपमेंट्स मौजूद हैं, और 2026 में भी इसके ऊपर आप लोग देखिएगा डेवलपमेंट्स और अपडेट्स इसी तरह से मौजूद रहेंगी। इन केस अगर आप समझते हैं हमें इसी तरह की और वीडियोस बनानी चाहिए, कुछ और टॉपिक्स पे बनानी चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।